हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूनिट 5 में भी है। ये प्रश्न आपके यहाँ पर यूजीसी नेट सेट और सभी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट सभी में है तो आपको सभी जगह मदद करेगा। आज का टॉपिक हमारे पास में राष्ट्रपति, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति से बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी एग्जाम्स हो सब में ये टॉपिक आप लोगों को हेल्प करने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आज के सेशन का देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे। बिहार से, हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न सभी एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम लोग इसको है ना देख रहे हैं। तो आप नेट वाली एग्जाम्स में देखिए, सेट के क्वेश्चंस इसमें हमने ले लिए हैं। अदर स्टेट की जो पीसीएस, यूपीएससी, पीएससी उसमें जो आए हैं वही प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। तो आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो मतलब राष्ट्रपति जो थे वो कहां से थे ये बताना है आपको। बिहार, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद जो थे ये बिहार से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर तो रहेगा बिहार। और साथ ही ये जो थे नेहरू कैबिनेट में कृषि मंत्री भी रहे हैं, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री, भी याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के कृषि मंत्री। दूसरी बात, स्वतंत्र भारत के कृषि मंत्री के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इसका आंसर है ए। दो अवधि के लिए बाद के राष्ट्रपति कौन बने, माने जिनका टेन्यूर 2 बार रहा है वो आपको बताना। वैसे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एस राधाकृष्णन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, और 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं ये ना। और एक और व्यक्ति मोहम्मद हामिद अंसारी, वो भी 2 बार उपराष्ट्रपति बने। जबकि पूछा गया है राष्ट्रपति के लिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो कौन ऐसा मतलब जो है यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति था जो फिलोसफर था एक तरह से? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, या फिर अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आपको बताना कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो यहां पर क्या रहा है, फिलोसफर रहा है, दार्शनिक। ठीक, तो अब देखिए अब्दुल कलाम जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, तो वो दार्शनिक नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद ये दोनों राजनीतिज्ञ थे, तो एक पॉलिटिशियन थे। और ये जो थे राधाकृष्णन, ये इसका सही आंसर रहेगा, ये फिलोसफर भी रहे हैं, है ना, और उपराष्ट्रपति भी रहे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राधाकृष्णन, 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। साथ ही ये जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राधाकृष्णन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? तो हु अमोंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हु एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट? तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो ट्रेड यूनियन से संबंधित रहा है? ठीक है, वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायण, या जाकिर हुसैन। तो आपको बताना कौन ऐसा राष्ट्रपति रहा है जो ट्रेड यूनियन से संबंधित था, है ना। वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी बोलते हैं इनको, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी के बारे में तो ध्यान ये रखना कि ये एकमात्र निर्दलीय या निर्विरोध चुने गए जो है, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति है। लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं ये, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। के आर नारायण के बारे में आप जान लीजिएगा कि ये जो है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति है। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है जाकिर हुसैन। ठीक है, और जाकिर हुसैन के बारे में क्या सही है? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अभी तक तो एक प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति।
तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा ए, वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है ये ट्रेड यूनियन से रिलेटेड थे, संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भी जिनके लिए द्वितीय वरीयता की गणना करनी पड़ी थी, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन की विवाद सुनवाई कर रहा था? तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामला है उसकी सुनवाई कर रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स अपीयर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट वाज हियरिंग डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शंस? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर नीलम संजीव रेड्डी? तो इसका आंसर है बी, ठीक है, वीवी गिरी। तो वीवी गिरी का जो निर्वाचन है उसको कुछ लोगों ने चैलेंज किया था, इसलिए फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष भी रखे थे। तो वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति, यानी के समय द्वितीय वरीयता की गणना करनी पड़ी थी, ये भी याद रखिएगा, द्वितीय वरीयता की गणना हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? तो आपको बताना है कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये आपको बताना है। फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी? तो बताइए भाई, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कौन ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी? तो इसका आंसर रहेगा यहां पर नीलम संजीव रेड्डी। भी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो, जेबी वीटो जिसको आप बोलते हैं, इसका प्रयोग किया था? तो जेबी वीटो का यूज करने वाले प्रेसिडेंट कौन है आपको ये बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो बताइए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? किस राष्ट्रपति ने यहां पर पॉकेट वीटो का यूज किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वीवी गिरी ने, ज्ञानी जेल सिंह ने या फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने? तो इसका आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने यहां पर जो है पॉकेट वीटो का यूज किया था डाकघर संशोधन अधिनियम के तहत। तो डाकघर अधिनियम जो है उस कंटेक्स्ट में इन्होंने क्या किया था? पॉकेट वीटो यूज किया था ज्ञानी जेल सिंह ने, है ना? तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? अब अध्यादेश क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए, अनुच्छेद 123 जो है संविधान का, वो यहां पर क्या करता है? अनुच्छेद 123, मैं इसको थोड़ा सा पेन और चेंज कर लेता हूं। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। किसको? राष्ट्रपति को। अध्यादेश को ऑर्डिनेंस कहते हैं। अध्यादेश क्या होता है? कानूनी होता है। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, या एक सत्र चल रहा हो, एक सदन का चल रहा हो, दूसरे का नहीं चल रहा हो, या लोकसभा का हो रहा, राज्यसभा का नहीं चल रहा हो, राज्यसभा का चल रहा हो, लोकसभा का नहीं चल रहा हो, ऐसे में अगर कानून की आवश्यकता हो तो यहां पर राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश का अधिकतम समय होता है 6 माह 6 सप्ताह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना किस आर्टिकल के थ्रू हो रहा है? 123। अवधि कितनी अध्यादेश की? अधिकतम अवधि पूछा गया है, अधिकतम अवधि। ध्यान रखिएगा शब्द का मतलब 6 माह 6 सप्ताह। और यहां एक बात और ध्यान रखना, ये तो अधिकतम अवधि की बात की, साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यादेश की सामान्यतः अवधि 6 सप्ताह, क्योंकि कहा गया है कि नया जब भी सत्र स्टार्ट होगा, जब भी सदन के सत्र जो बैठक होगी, तब 6 सप्ताह के भीतर इसको पास करना पड़ेगा। तो अधिकतम अवधि है 6 माह 6 सप्ताह। और राज्यपाल किसके थ्रू जारी करता है? तो राज्यपाल वाला आर्टिकल याद रखिएगा 213, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राज्यपाल जारी करता है 213 के थ्रू। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस आर्टिकल से प्राप्त है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति को जो समाधान की शक्ति मिली है, पार्डनिंग पावर मिली है, वो किस आर्टिकल से मिली है?
72 से, 71 से, 73 से या 74 से? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति समाधान की शक्ति किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 72, 71, 73 या 74? तो इसका आंसर रहेगा भाई ए, माने 72, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति अनुच्छेद 72 में। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करके बताओ राज्यपाल की समाधान शक्ति कहां है, किस आर्टिकल में? तो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति जो है वो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 72। और राज्यपाल की समाधान शक्ति अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161। देखिए राष्ट्रपति जो हम लोग बोलते हैं संघीय विधि के विरुद्ध कोई अपराध है तो उन अपराधों के लिए जो है क्षमा करने की शक्ति रखता है। ठीक है, साथ ही ये जो है यहाँ पर कोर्ट मार्शल के जो मामले, उनको सैन्य न्यायालय के जो मामले, उनको भी क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकता है। उसी प्रकार राज्यपाल भी जो है यहाँ पर समाधान की शक्ति रखता है राज्य विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में, पर यह मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता, ये भी याद रखिए। सैन्य जो न्यायालय द्वारा दिए गए मामले हैं जिसमें निर्णय दिया गया, उसमें भी ये क्षमा नहीं कर सकता, वो राष्ट्रपति जी ही कर सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, माने किसको एससी माना जाए किसको नहीं, ये किसे है? तो एससी अगर किसी जाति को घोषित करना हो तो कौन करेगा, यह प्रश्न है। पहला आपके पास में ऑप्शन दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, या फिर हम लोग माने यहां पर प्रधानमंत्री जी करेंगे, राज्य का राज्यपाल या राष्ट्रपति जी। तो देखिए कोई जाति एससी मानी जाएगी, ये यहां पर जाति जो है एससी मानी जाएगी, ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है? तो राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी है ये बताना है आपको, है ना। स्वविवेक की शक्ति का मतलब होता है जो वो अपने विवेक से यूज करते हैं ना, इसके लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वविवेक की शक्ति कहलाती है। जैसे कौन कौन सी ऑप्शन दिए गए हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक की आपत्तियों को सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, समाधान प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आपको बताना कि इनमें से कौन कौन सी राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति का पार्ट है, स्वविवेक की शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर। तो इसका आंसर रहेगा ई। ठीक है, ई क्या है? 2, 3, 6। देखिए 2, 3, 6 में क्या लिखा है? विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना, ये उसकी मर्जी से होता है। विधेयक को रोक कर रखना वो अपनी मर्जी से करते, इसके लिए मंत्रिपरिषद से नहीं पूछना। संसद को संदेश भेजना वो अपनी मर्जी से। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना प्रधानमंत्री की सलाह पे होता है। क्षमा भी सरकार की सलाह पे करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम रिकमेंड करता है, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में भी अपनी मर्जी नहीं होती। जनरली मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में होता है कि जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलता है उस पार्टी के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इसमें ये कहानी बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज डज नॉट बिलोंग टू द प्रेसिडेंट? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो आपको बताना है कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं, माने राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। देखिए वित्तीय बिल जो होता है, फाइनेंस बिल, इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते वो। उसका रीजन ये है कि वित्तीय बिल राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति से ही लाए जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा बी। लोकसभा भंग वो कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी की सलाह पर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और यहां भी स्वेच्छा नहीं, जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलेगा उस पार्टी के नेता को ही वो प्रधानमंत्री और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। साधारण बिल को जो है वो एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकते हैं। अब संसद उस बिल को वापस अगर भेजे वैसा ही या संशोधन के साथ, तो फिर हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य है।
लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये आपको बताना है। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 108 के थ्रू संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन बुलाता है आपको ये बताना है। और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और बुलाते कौन है? बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वो नहीं है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कोई भी बिल जो संसद में रखा गया है वो किस क्रिया के बाद अधिनियम बनेगा? जब वह संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है, जब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे देते हैं, जब प्रधानमंत्री इस पर सिग्नेचर कर देते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करते हैं। तो जो बिल संसद में पास किया गया है वो कब जो है अधिनियम बनेगा? ठीक है। अब आप समझिए कि एक शब्द होता है बिल, बिल को आप बोलते हैं विधेयक, और विधेयक जब तक संसद से पास ना हो, राष्ट्रपति जी की अनुमति ना मिले, तो जब संसद में रखा गया तब तक उसको कहेंगे विधेयक। पास होने के बाद राष्ट्रपति जी जैसे साइन होंगे तो क्या बन जाएगा? एक्ट या अधिनियम। तो प्रश्न यही है कि संसद में रखा गया है वो कब अधिनियम बनता है? तो जब राष्ट्रपति जो है जब वो संसद के दोनों सदनों के पास होगा और राष्ट्रपति जी अपनी मंजूरी देंगे। तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे तब उसको हम कहेंगे क्या? तब उसको हम लोग यहां पर जो है नाम से संबोधित करेंगे अधिनियम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो लोकसभा का प्रोरोगेशन जो है वो कौन करता है? हु इज ऑथराइज्ड टू प्रोरोग्यू द लोकसभा? लोकसभा का सत्र अवसान कौन करता है? सत्र अवसान का मतलब है एक सत्र को खत्म करने की सूचना जारी करना, सत्र अवसान कहलाता है। तो लोकसभा का सत्र अवसान कौन करता है ये आपको बताना है। लोकसभा स्पीकर करता है, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी करता है, संसदीय कार्य मंत्री करता है, या प्रेसिडेंट करता है? तो देखिए संसद का, ठीक है, यहां पर फिर पेन की समस्या आ रही होगी यार। संसद का सत्र बुलाना हो, सत्र बुलाना, इसको आहूत करना कहते हैं। आहूत करना ये प्रेसिडेंट का काम। सत्र अवसान करना हो, प्रोरोगेशन करना हो, प्रेसिडेंट करेंगे। लोकसभा का विघटन करना हो, राष्ट्रपति जी करेंगे। और ये अपनी मर्जी से नहीं करते, मंत्रिपरिषद की सलाह पे, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह पे। तो ये तीनों काम राष्ट्रपति जी की है। अब यहां आपको कमेंट करके बताना है कि अगर संसद का हम लोग कह सकते हैं सत्र का स्थगन करना हो, स्थगन मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड करना हो, निलंबन करना हो, तो कौन करेगा ये बताना है। तो संसद की जो मीटिंग्स है एक सत्र की, उसको अगर सस्पेंड करना हो तो कौन करेगा? ठीक है, इसका आंसर देना आप लोगों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? माने कौन सा ऐसा विषय है जहां राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना काम कर सकते हैं? ऑन विच मैटर इज द प्रेसिडेंट नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, असेंट टू बिल्स रिजर्व्ड बाय गवर्नर, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो कौन से ऐसे मामले जहां मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं देना, मतलब लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति कंटेक्स्ट में, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति कंटेक्स्ट में विधेयकों पर स्वीकृति देना, सामान्य जो केंद्र के विधेयक है, और लोकसभा भंग करना। तो देखिए इसमें बी आंसर सही है। क्यों सही है?
कि राजदूतों की नियुक्ति सरकार के परामर्श पर होती है। राज्यपाल जो विधेयक राष्ट्रपति को भेजते हैं सिग्नेचर के लिए राज्य के, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही निर्णय राष्ट्रपति जी लेते हैं। लोकसभा भंग भी प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। पर मान लीजिए संसद ने कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा है, तो उस पर क्या करना है, ये राष्ट्रपति जो है स्वेच्छा से निर्णय लेंगे। कौन वीटो यूज करेंगे या स्वीकृति देंगे, वो अपनी मर्जी से। तो विधेयकों पर स्वीकृति देना है या नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर अगला प्रश्न देखिए हम लोग, अगला प्रश्न है हमारे पास में, कथन है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। तो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कारण क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं। द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर अनलिमिटेड। तो आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर दीजिए क्या रहेगा भाई 18 का। तो इसका आंसर है सी। ए तो सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, पर ऐसा नहीं है कि उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। संविधान ने शक्तियों का एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, इस क्राइटेरिया में रहकर ही सबको जो अपनी शक्तियों का उपयोग करना है। तो इसका आंसर रहेगा सी। आर गलत है, ए सही है, कथन सही है, कारण गलत है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है कौन चीज की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शंस है वित्त आयोग का अध्यक्ष हो गया, योजना आयोग का उपाध्यक्ष हो गया, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो गया, या फिर हम लोग बात करें मतलब जो इसमें से बताना है, चूज करिए कौन सा सही है। केवल एक और दो दोनों, एक व तीन, या फिर दो और तीन। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, जल्दी से बताओ। देखिए वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, और यहां पर हम लोग बात करें योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी करते हैं। हालांकि अभी योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है। तो नीति आयोग का जो है वो उपाध्यक्ष के कंटेक्स्ट में बात करें, क्योंकि योजना आयोग खत्म हो गया है। 1 जनवरी 2015 से क्या आ गया है, यूटी के मुख्यमंत्री है, इसकी नियुक्ति करेंगे यहां पर राष्ट्रपति। तो ये भी सही है ना, ये भी सही है और पहला भी सही है, मतलब पहला तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रपति को अगर अपना रिजाइन देना हो तो किसको देंगे। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, ये बताना है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, आपको ये इसका आंसर देना है। उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, या फिर हम लोग बात करें लोकसभा स्पीकर को, या प्रधानमंत्री को। तो भारत का राष्ट्रपति अगर अपना रिजाइन देगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति इन केस कभी रिजाइन देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं। तो उसके पद से कौन हटा सकता है या कैसे हटा सकते हैं। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर हटा सकते हैं, लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद द्वारा, ठीक है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है ये आपको बताना है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद द्वारा। तो देखिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। अनुच्छेद 61 जो है इसमें महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया, इंपीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो वो संसद में आती है। तो संसद के किसी भी सत्र में लाया जा सकता है। 1/4 सदस्य जिस भी सदन में लाना है वो प्रस्ताव लेके आएंगे, जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को देनी पड़ेगी।
एक हाउस से अगर ये पास होगा 2/3 मेजोरिटी से, फिर दूसरे हाउस में जाएगा और 2/3 वहां पर भी जो है राष्ट्रपति के जो ऊपर जो एलिगेशन है उसकी जांच की जाएगी। इस दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। दूसरा हाउस भी अगर 2/3 बहुमत से पास कर दे तो फिर ये जो है अपने पद से हटाए जा सकते हैं। अगला है हमारे पास में, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? अभी जस्ट बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी? अगर राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो कितने दिन पहले यहां पर इन्फॉर्म करना जरूरी है, आपको ये बताना है। बताइए भाई इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, भी हमने कहा था। और कितने सदस्य प्रस्ताव लेके आएंगे? जिस भी हाउस में लाना है उसके 1/4 मेंबर ऐसा प्रस्ताव लेके आएंगे। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग व हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल? माने राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली होता है, मान लेते हैं, तो कितने दिनों के अंदर जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव कराकर आपको लेके आना है, कितने दिनों के अंदर जो है वो पद को भरना है। अगर आप समझिए कि कभी किसी कारणवश ऐसी सिचुएशन आती है कि राष्ट्रपति जी का पद जो है खाली है, या उनकी रिजाइन कर दिया हो गया मृत्यु के कारण, कई और कारण से, तो ऐसे में देखिए 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। 6 माह के अंदर नया प्रेसिडेंट आना आवश्यक है। इस 6 माह के ड्यूरेशन तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं 6 माह तक, ये भी याद रखिएगा ना। तो उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जाए कितने माह तक प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं? अधिकतम 6 माह, इससे ज्यादा नहीं। यदि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली हो जाए तो कौन काम करेगा? आपको बताना है कि अगर मान लेते हम लोग कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि राष्ट्रपति जो है उसका रिजाइन कर दिया उन्होंने, तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। मान लो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, तो फिर कौन राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? ऐसे सिचुएशन में हम लोग बात करें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। और ये हुआ भी है, एम हिदायतुल्लाह जो है वो कार्यवाहक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे तब। ठीक है, को आप लोगों को जानकारी भी बता दूं कोर्स की, कि ऑल एग्जाम पेस पर पॉलिटिकल साइंस की नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है यहां पर क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो जो बच्चे ये वाला नेट टारगेट कर रहे हैं, जून जुलाई वाला या दिसंबर वाला टारगेट कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो अगस्त में पॉलिटिकल साइंस की, उसकी अगर आपको तैयारी करना है, या आगामी जो जनवरी में सेट होना है उसकी अगर आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका ऑफर प्राइस जो है वो 2999 है। अगर अभी आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो अभी आपको ये कोर्स जो है 2000 प्लस जीएसटी, इसमें ये जो है कोर्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, कथन दिया गया है और कारण क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते। तो देखिए, हम जब बात करते हैं संसद की, तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है। संसद में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा। इन तीनों को ही कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों को ही कंबाइंड रूप से संसद कहा जाता है। ठीक है, तो संसद में इसलिए राष्ट्रपति जी को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों से कोई विधेयक पारित होगा और जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस प्रकार होता है? डायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर द्वारा, लोकसभा के मेंबर द्वारा या इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा? तो ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं होता, राष्ट्रपति का चुनाव होता है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष। और कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के। तो निर्वाचन करते हैं लोग, कौन कौन वोट देते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, दोनों सदनों के
निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बस ये लोग वोट करते हैं ना। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव की एक पद्धति होती है, तो चुनाव पद्धति को क्या कहते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होगा? जब वह स्वयं प्रत्याशी हो, उसे अपना बहुमत सिद्ध करना हो, वह विधान परिषद का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो। तो मैंने अभी आपको कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद वाले जो है वोट नहीं कर सकते। तो जब वो विधान परिषद का सदस्य हो तब वो वोट नहीं कर सकता, विधानसभा वाले वोट कर पाएंगे भाई, है ना। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो आपने सुना होगा एक विशेष अभिभाषण, एक शब्द सुना होगा, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। क्या होता है ये? तो जब संसद का प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र है ना, जिसको आप बजट सत्र कहते हैं, उससे पहले और चुनाव के पश्चात जो पहला सत्र है संसद का, वहां राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को कंबाइन बिठाकर संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, जिसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण। और ये अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। इसमें सरकार की आगामी योजनाओं के बारे में बताते हैं, आगामी क्रियाकलापों के बारे में बताते हैं, उनकी सरकार की उपलब्धियां बताते हैं। तो इसका आंसर रहेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, यूनियन कैबिनेट। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्यता बतानी है कि क्या योग्यता नहीं है। 35 साल का हो, ठीक है, पढ़ा लिखा हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो। तो देखो, पढ़ा लिखा हो ये कोई योग्यता नहीं है, हमारे यहाँ लिखा नहीं है। ये योग्यता है कि 35 साल का होना चाहिए मिनिमम, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और भारत का नागरिक। तो इसका आंसर है पढ़ा लिखा हो। ये जरूरी नहीं है ना, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। ऐसा कोई योग्यता संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो 5 वर्ष तक रहता है, कब से 5 वर्ष मान रहे हैं? द प्रेसिडेंट्स होल्ड ऑफिस फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन, अपने चुनाव की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटर्स ऑफिस, अपने पद ग्रहण के दिन से, और निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, माने जब उसको निर्वाचित घोषित किया जाता है तब से। तो इसका आंसर रहेगा अपने पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण की तिथि से। तो राष्ट्रपति जी का टेन्यूर होता है 5 साल का, पर 5 साल कब से? जब वो पद ग्रहण करते। तो पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक राष्ट्रपति जी अपने पद पर रहते हैं। हालांकि इसके बाद भी 5 साल के बाद भी तब तक रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो उसके बाद भी तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, ये भी याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक एमएलए मतलब विधायक, है ना, विधायक भी कौन सा? विधानसभा का सदस्य। विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। इसके वोट की वैल्यू अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों से अधिक होता है। तो देखिए, ये सही बात है कि यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालते? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य। तो विधायक के वोट की वैल्यू जो है हर राज्य में अलग अलग आएगी, ये सही बात है, ठीक है। किसी राज्य में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, विधायक ज्यादा है, तो फिर अलग आएगी। हमारे यहाँ है तो अलग आएगा सिस्टम। लोकसभा के सदस्य का वोट वैल्यू राज्यसभा के सदस्यों से अधिक होता है। तो इसका आंसर केवल एक,
लोकसभा राज्यसभा दोनों जो है उनके सदस्यों का जो वोट वैल्यू वो सेम है, परंतु एमएलए का जो वोट वैल्यू हर राज्य वाइज अलग अलग है, क्योंकि राज्य की पॉपुलेशन अलग अलग है। तो इसका आंसर है केवल एक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? माने कौन सा ये कहता है कि राष्ट्रपति जी जो है फिर से निर्वाचित होते हैं, बाउंडेशंस नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में एक प्रतिबंध यह है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, पर भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितने भी समय के लिए जो है कर बन सकता है और पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। तो उसका पुनर्निर्वाचन की जो है प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है ये आपको बताना है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर री इलेक्शन एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर है डी, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? हाउ मेनी टाइम्स कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिलेक्टेड? तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार मतलब फिर से जो है प्रेसिडेंट बन सकता है? कोई व्यक्ति कितनी बार हमारे यहाँ राष्ट्रपति बन सकता है? सीधा सा प्रश्न ये है। कोई लिमिट है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कितनी भी बार? इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने कहा कि कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार हमारे यहाँ बन सकता है। ऐसा संविधान कोई लिमिट नहीं डालता, तो कितनी भी बार, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट राष्ट्रपति के चुनाव के कंटेक्स्ट में सही नहीं है। पहला, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व हम लोग बात करें, उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए। तो माने वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उत्तराधिकारी आ जाना चाहिए उसका। राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है, ठीक है, ये भी सही बात है। उत्तराधिकारी आने तक वो अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो देखिए डी वाला सही नहीं है, क्योंकि यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है, 11वां संविधान संशोधन किया गया है, 11वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक जो है 1961 में हुआ है, और ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूरा ना हो, माने जैसे सांसद नहीं है, पूरे विधायक नहीं है, किसी राज्य में विधानसभा का विघटन हो गया हो, सांसद की पूरी जो है संख्या नहीं हो, तब भी चुनाव कराया जा सकता है। तो निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर भी चुनाव कराए जा सकते हैं। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर भी निर्वाचन किया जा सकता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं है? तो कहां कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार ही काम में होगा? तो बताइए किस आर्टिकल में? 51 में है, 52, 53, 54। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किस आर्टिकल्स में कहा गया है, ये आपको बताना है। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 53। 53 में राष्ट्रपति का पद है और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये 53 में कहा गया है ना। भारत की कार्यपालिका का हेड कौन होता है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, चीफ सेक्रेटरी है। तो भारत की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 क्लियर इस बारे में बोलता है। तो प्रेसिडेंट, इसका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह पंक्ति किस पर लागू होती है? देखिए राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया तो है देश का, तो देश का संवैधानिक मुखिया है, तो वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। राष्ट्र का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। तो हमारे देश में चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदात्मक व्यवस्था है, देश में इस व्यवस्था है संसदात्मक व्यवस्था, और संसदात्मक व्यवस्था में देश का जो मुखिया होता है वो नाम मात्र का होता है, वास्तविक प्रमुख सरकार का मुखिया होता है। तो ये कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रपति जी के लिए बोला गया, देश का वास्तविक जो नेतृत्व करता है वो पीएम है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है,
भारत में जो यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका प्रशासक कौन है, कौन उसको चलाता है, वो किसके नियंत्रण में काम करता है? तो उसका राष्ट्रपति है, उपराज्यपाल है, गृह मंत्री है, प्रशासक है। तो उसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति। संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने सहयोग के लिए वहां उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा राष्ट्रपति के संदर्भ में कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ये संसद का एक भाग है तो उसको संसद का पार्ट माना गया है। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। वह प्रतिवर्ष संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, तो देखिए वह संसद के जो है एक भाग है, हमने कहा था, ये क्लियर है। दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, इसको आप स्पेशल एड्रेस कह सकते हैं, और वह अध्यादेश जारी करता है। तो ये संसद की दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता वो। ठीक, और वो प्रत्येक वर्ष संयुक्त बैठक मतलब यहाँ दोनों सदनों के जो मेंबर्स उनको कंबाइंड बैठा कर संबोधित करता है, जिसको हमने कहा था विशेष अभिभाषण। ठीक है, तो ये 20 का आंसर जो है रहेगा। संविधान के भाग 5 में क्या वर्णित है, क्या क्या दिया गया है, ये बताना है। तो संविधान के भाग 5 में अगर आप देखेंगे, संघ की कार्यपालिका है, संसद है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, या फिर केग है। तो संघ के संविधान के भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में हम लोग कह सकते हैं संघीय कार्यपालिका भी है, संसद भी है, हाई कोर्ट भी है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट नहीं है, केग। तो इसका आंसर रहेगा ए। देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। संविधान के अगर आप थोड़ा सा भाग 5 को देखेंगे तो भाग 5 में पूरी संघ की बात की गई, संघ की पूरी व्यवस्था है। संघ की पूरी व्यवस्था क्या है? संघ की कार्यपालिका बताई गई है। कार्यपालिका में कौन कौन? राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और पूरी अन्य व्यवस्था। और इसमें ही हम लोग बात करें विधायिका की बात की गई, मैंने संसद की बात की गई है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, इसकी बात की गई है, और न्यायपालिका माने सुप्रीम कोर्ट की भी बात की गई है इसमें। तो तीनों चीजें आ जाएगी इसमें। सुप्रीम कोर्ट इसने स्पेसिफाई नहीं किया है, केक भी दिया गया है साथ में। तो थोड़ा सा इसमें प्रश्न जो है आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें जो है भाग 5 में वर्णित नहीं है, ऐसा प्रश्न है ये। तो सुप्रीम कोर्ट तो है, हाई कोर्ट नहीं है, तो ये सी आंसर नहीं है, ऐसा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारत इंडियन रिपब्लिक का हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक? जब हम बात करते हैं गणतंत्र, तो गणतंत्र का मतलब ये होता है जब देश का मुखिया निर्वाचित हो, तो इसको गणतंत्र कहते हैं। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं? उसका रीजन ये है कि 26 जनवरी 1950 से हमारे देश का जो मुखिया है वो निर्वाचित होने लगा, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हमारे देश का जो गणतंत्र का जो मुखिया है वो अगर हम बात करें तो वो है राष्ट्रपति, और सरकार का मुखिया पूछा जाए देश की तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टेटमेंट है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो देखिए अगर हम देखें तो हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां ब्रिटेन के राजा की इक्वली है, वहां भी राजा नाम मात्र का है, हमारे यहाँ भी ऐसी है। और ये पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है, ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए एक में एक चीज में ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, वहां सरकार चुनी जाती है, पर राष्ट्रपति ने, वहां का प्रमुख जो है राजा, वो निर्वाचित नहीं, वो वंश व्यवस्था चल रही है वहां पर, वंशानुक्रम। तो हमारे यहाँ गणतंत्र है, रिपब्लिक है, वहां राजतंत्र प्लस लोकतंत्र है। माने वहां हमारे यहाँ पर गणतंत्र प्लस लोकतंत्र है और वहां राजतंत्र प्लस लोकतंत्र। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है, तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ये शायद प्रश्न रिपीटेड है, राष्ट्रपति द्वारा, भी हमने देखा था। संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो ये कहा गया है किसमें भाई?
ये कहा गया है 53। ठीक है। भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, कार्यपालिका का प्रमुख? तो प्रेसिडेंट। ठीक है। तो भारत की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहां पर सरकार का मुखिया कौन है, तो कौन है यहां पर? सरकार का मुखिया है प्रधानमंत्री। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये सेशन यहां ओवर होता है। आगे के लिए हम लोग कल जो है नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़ेंगे। आप लोगों को बता दूं, पॉलिटिकल साइंस की ऑल एग्जाम प्लस पे क्लासेस शुरू हो चुकी है, और नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर इसके लिए क्लास शुरू कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो ऑफर में भी 2999 है, बट अगर अभी आप परचेस करते तो ये 2000 प्लस जीएसटी में आपको जो है ये मिल जाएगा। साथ ही क्लासेस के बारे में बता दूं कि आपकी एग्जाम्स में जो है तैयारी में बहुत मदद करने वाले हैं। चाहे आप नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या एमपीपीएससी या अदर कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हम पूरा इस सीरीज में करवाने वाले हैं। ठीक है। तो जुड़े रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।